हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे इस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की। इसमें अब तक हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम चौथे पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आज शिक्षा के अधिकार के अंदर जो धाराओं का उल्लेख है, उन सभी 38 धाराओं का जो उल्लेख किया गया है, उन सबका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो आरटी की एक्ट जो 2009 है, उसके अंदर जो 38 धाराएं हैं, उन सभी 38 धाराओं के अंदर क्या क्या उल्लेख किया गया है, क्या क्या वर्णन किया गया है, इसी को लेकर आज हम इस पार्ट में आए हैं। और आज इस पार्ट के अंदर हम धारा नंबर 1 से लेकर के धारा नंबर 19 तक है, जो प्रत्येक धाराओं के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या वर्णन है और क्या क्या उल्लेख किया गया है, इन सभी को बारी बारी से समझते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि धारा नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आरटी एक्ट 2 जो 2009 है, उसकी धारा नंबर 1 में इसका पूरा विस्तृत उल्लेख किया गया है कि जो आरटी एक्ट 2009 है, उसका पूरा विस्तृत उल्लेख धारा नंबर 1 में किया गया है। जैसे कि ये देश में कब लागू हुआ, ठीक है, इन संबंधित जितने भी उल्लेख हैं वो धारा नंबर आपको 1 में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 2। तो देखिए, धारा नंबर जो 2 है आरटी की, उसके अंदर विभिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जैसे बालक शब्द का प्रयोग किया गया है, बालक शब्द जो कि दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। इसी प्रकार जैसे एक शब्द है दुर्बल बालक। दुर्बल बालक वह जो कि आर्थिक रूप से कमजोर बालक होते हैं, उनके लिए किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। तो प्रारंभिक शिक्षा जो शब्द है, ये उन बालकों के लिए किया जाता है जो कि कक्षा 1 से लेकर के 8, तो 8वीं तक जो पढ़ते हैं, उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार वंचित बालक, जो बच्चे एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर पिछड़े वर्ग के हैं, उन बालकों के लिए वंचित बालक शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी, यानी जो स्कूल के मैनेजमेंट है, स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, उन सबके लिए जो अधिकारी लेवल है स्कूल के, उन सभी के लिए स्थानीय प्राधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। समुचित सरकार यानी राज्य सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करें तो उसके लिए धारा नंबर 2 में इन शब्दों का उल्लेख है। साथ ही अधिसूचना यानी नोटिस जो शब्द है, इसका भी धारा नंबर 2 में उल्लेख है। और अभिभावक, ये जितने भी शब्द हैं, इन सभी का उल्लेख आपको धारा नंबर 2 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं धारा नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, धारा नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के हैं, उन सभी बालकों के लिए सरकार का ये दायित्व है कि वो उन सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी बालक को उपलब्ध होनी चाहिए। इसका वर्णन धारा नंबर 3 में है। धारा नंबर 4 की बात करें तो धारा नंबर 4 में ये उल्लेख किया गया है कि जो बालक मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं, ऐसे बालक जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, तो अभिभावक हो या फिर विद्यालय का संगठन हो या फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर जो मैनेजमेंट अधिकारी हैं वो है, या फिर समुचित सरकार का ये दायित्व बनता है कि उस पिछड़े हुए बालक को मुख्य धारा से जोड़ा जाए या फिर उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। इसके लिए धारा नंबर 4 में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। धारा नंबर 5 में उल्लेख किया गया है प्रारंभिक शिक्षा के लिए। जैसे कि आपको पता है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की जो बालक हैं, उनको एक विद्यालय से यदि दूसरे विद्यालय में वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको स्थानांतरण का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसका वर्णन किस में मिलेगा? तो इसका वर्णन आपको धारा नंबर 5 में मिलेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि धारा नंबर 6 में क्या उल्लेख किया गया है। तो धारा नंबर 6 के अंदर समुचित सरकार का यह दायित्व है कि समय हो सकता है, स्थान हो सकता है, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। यानी स्थान और परिस्थिति तथा समय, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ही एक विद्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी यदि कोई बालक 1 से 5वीं तक पढ़ता है तो उसके लिए विद्यालय की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बालक 6 से 8 तक पढ़ता है या इसके बीच पढ़ता है तो वह विद्यालय जाने के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। तो इस सब का जो प्रावधान है ये धारा नंबर 6 में उल्लेखित है। हम बात करते हैं धारा नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, धारा नंबर 7 के अंदर केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं, उनके मध्य जो वित्तीय अनुपात है
उसका उल्लेख आपको मिलेगा धारा नंबर 7 में। अब जैसे बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में दोनों के मध्य यानी केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों का जो मिश्रण है वो कितना कितना प्रतिशत है, तो केंद्र सरकार वर्तमान में 68% राशि व्यय करती है और राज्य सरकार 32% राशि व्यय करती है। अब हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्यों में इसका अनुपात अलग है। वहाँ केंद्र सरकार 90% राशि व्यय करती है और राज्य सरकार 10% राशि व्यय करती है। तो जो वित्तीय अनुपात है इसका उल्लेख आपको धारा नंबर 7 में मिलेगा। हम बढ़ते हैं आगे, धारा नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए धारा नंबर जो 8 है इसके अंदर जो राज्य की सरकारों के क्या क्या दायित्व हैं, यानी राज्य सरकार बालक के लिए क्या क्या कर सकती है, इसका जो दायित्व है उसका उल्लेख आपको धारा नंबर 8 में मिल जाएगा। हम बात करते हैं धारा नंबर 9 की। देखिए धारा नंबर जो 9 है इसमें राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं यहाँ पर अधिकारियों का दायित्व है और धारा नंबर 8 के अंदर राज्य सरकार के दायित्वों का उल्लेख मिल जाएगा। अब हम बात करें धारा नंबर 10 में क्या उल्लेख है, तो धारा नंबर जो 10 है आरटी की, उसके अंदर माता पिता, अभिभावक, संरक्षक, यानी एक बालक के माता पिता, अभिभावक और संरक्षक के दायित्वों को आपको पढ़ना है, जानना है आरटी के, तो उसका उल्लेख आपको किस धारा में मिलेगा, धारा नंबर 10 में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं धारा नंबर 11। तो देखिए धारा नंबर जो 11 है इसमें समुचित सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनका क्या कर्तव्य है। यदि उनके कर्तव्य की बात करें या उसका उल्लेख की बात करें तो हम धारा नंबर 11 को पढ़ना चाहिए, इसके अंदर इसका उल्लेख मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे धारा नंबर 12 में क्या उल्लेख है। तो देखिए धारा नंबर 12 के अंदर जो कि उल्लेख है वो ये है कि आरक्षित सीटों का प्रावधान है कि एक विद्यालय के अंदर यदि जो 100 सीटें हैं तो उसमें 25 सीटें आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित की जानी चाहिए या उनके लिए ये निश्चित होनी चाहिए। तो इसका यदि उल्लेख आपको पढ़ना है कि 25% जो आरक्षण है आरटी के अंदर वो किस धारा में उल्लेख है, तो इसका धारा में मिलेगा आपको धारा नंबर 12 में। अब बात करते हैं धारा नंबर 13 के अंदर। तो देखिए धारा नंबर 13 के अंदर ये उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के समय किसी बालक से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि एक बालक से किसी प्रकार का कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसका उल्लेख किस धारा में है, तो इसका उल्लेख धारा नंबर 13 में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं धारा नंबर 14 की। तो देखिए धारा नंबर 14 के अंदर प्रवेश के समय यह धारा बालकों के आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यता को समाप्त कर देता है, यानी एक बालक का जब प्रवेश लिया जाएगा उस समय उस बालक से किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर उसको रोका नहीं जाए, इसका उल्लेख धारा नंबर 14 में मिलेगा। यानी किसी प्रकार की अनिवार्यता दस्तावेज को लेकर है तो वो समाप्त कर दी जाएगी। इसका उल्लेख आपको धारा नंबर 19 में पढ़ने को मिलेगा या इसका उल्लेख आपको उसमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं धारा नंबर 15 के अंदर क्या है। तो देखिए धारा नंबर 15 के अंदर बालक के प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश को लेकर के, एक विद्यालय में बालक का प्रवेश कब होगा इसको लेकर के वर्णन किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख आपको धारा नंबर 15 में देखने को मिल सकता है। वैसे एक बालक के प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है, लेकिन फिर भी वो बालक कभी भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है या प्रवेश ले सकता है, ऐसा उल्लेख धारा नंबर 15 के अंदर है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि धारा नंबर 16 में क्या उल्लेख किया गया है या धारा नंबर 16 जो आरटी की है उसमें क्या वर्णन मिलता है। तो देखिए धारा नंबर 16 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करते समय बालक को किसी भी आधार पर रोका नहीं जाए, फेल नहीं किया जाए, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यानी एक बालक को जब बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो रही है तो उसको किसी भी आधार पर रोक नहीं सकते या उस बालक को आप फेल नहीं कर सकते, इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा धारा नंबर 16 के अंदर। बात करते हैं अगली धारा का, धारा नंबर 17। यानी इसमें यह उल्लेख किया गया है कि एक बालक को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, चाहे वो शारीरिक हो या फिर वो मानसिक दंड हो, किसी प्रकार का बालक को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते, ऐसा उल्लेख धारा नंबर 17 में। तो देखिए अब तक हमने 2 इंपॉर्टेंट धारा पूछ ली, जिससे पूछ ली जाए कि धारा नंबर 12 में किसका उल्लेख है, ठीक है, या ये पूछ लिया जाए कि एक बालक को प्रारंभिक शिक्षा में जब प्रवेश दिया जाता है इसका उल्लेख किस धारा में, तो वो धारा 15 है, और बालकों के लिए जो आरक्षित सीटें निर्धारित किए गए वो धारा 12 में। तो इसलिए कुछ जो धाराएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, धारा नंबर 18 के अंदर क्या है। तो देखिए धारा नंबर जो 18 है
उसके अंदर कोई भी विद्यालय संगठन सरकार द्वारा आरटी की तय किए गए जो मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कभी भी कि एक विद्यालय यदि आरटी के तहत अपने मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता क्या हो जाएगी? यदि एक विद्यालय तय मानकों को पूरा करता है तो उस विद्यालय को मान्यता दे दी जाएगी। इसका उल्लेख इसमें मिलता है धारा 18 के अंदर, वो धारा 19 थी। तो यदि एक विद्यालय जो आरटी के मानकों को पूरा करता है तो उसको मान्यता दी जा सकती है या आरटी के थ्रू उसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए विद्यालय को अपने मानकों को पूरा करना होगा, तभी विद्यालय को मान्यता मिल सकती है आरटी के अंदर। अब बात करते हैं धारा नंबर 19 में। अब धारा नंबर 19 में ये है कि यदि मान्यता तो मिल गई, लेकिन मान्यता मिलने के बाद यदि वह विद्यालय अपने मानदंड को, अपने मानकों को पूरा नहीं करता है तो उस विद्यालय के संचालन की मान्यता को रद्द भी किया जा सकता है। तो धारा 18 के अंदर मान्यता देने का प्रावधान है और धारा नंबर 19 के अंदर मान्यता को रद्द करने का प्रावधान है। यदि वो मानकों को पूरा करता है तो मान्यता मिल सकती है, ऐसा उल्लेख धारा 18 मिलता है। यदि वो मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता को रद्द भी किया जा सकता है, ऐसा उल्लेख धारा नंबर 19 में मिलता है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आरटी के अंदर कितनी धाराएं हैं। आरटी के अंदर 38 धाराएं हैं। आज हमने कितनी धाराओं का अध्ययन किया? आज हमने 19 धाराओं का अध्ययन कर लिया है। वैसे अध्याय कितनी है इसमें? तो इसमें 7 अध्याय है और 1 अनुसूची है। तो आज के लिए इतना ही। अब जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तो उसके अंदर जो अगली जो धारा नंबर 20 है और उससे लेकर के धारा नंबर जो 38 है, उन सभी धाराओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।